अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ्री कैम में आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम एटम को स्टडी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एटम की स्टडी की थी और एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। और एटम की हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को पेश किया था। तो यहाँ पर जो ना हम उसी जॉन डाल्टन की थ्योरी को जो है वो पढ़ेंगे कि उसने जो एटम का स्ट्रक्चर पेश किया था, उसने जो एटम के बारे में स्टडी की थी वो उसने क्या स्टडी की थी। तो स्टडी ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ते हैं कि जॉन डाल्टन प्रोपोज एटॉमिक थ्योरी, कि जॉन डाल्टन ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। एंड उसकी थ्योरी ये थी कि एटम्स आर सो स्मॉल डेट इट कैन नॉट बी सीन बाय ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप, कि एटम्स इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उसको जो है हम ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप का मतलब ये है कि वो माइक्रोस्कोप जो हम आम यूज़ करते हैं, जो लेबॉर्ट्री में अमूमी तौर पर यूज़ की जाती है, उसको ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो एटम ऐसी माइक्रोस्कोप्स में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इट कैन बी सीन बाय रिसेंट टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्टेनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। जो एटम की स्टडी के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो एक ख़ास किस्म की माइक्रोस्कोप होती है जिसको हम स्केनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। एस जो है वो स्टैंड्स करता है स्केनिंग के लिए, टी स्टैंड्स करता है टनलिंग के लिए और एम स्टैंड्स करता है माइक्रोस्कोप के लिए। तो ये एक ख़ास किस्म की जो है वो माइक्रोस्कोप होती है। इस खास किस्म की माइक्रोस्कोप में भी एटम इज़ विजिबल अप टू लिटिल एक्सटेंट, कि हम एटम को किसी हद तक देख सकते हैं। यानी ये नहीं है कि हमने इसमें एटम का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बल्कि जॉन डाल्टन ने जो इसमें एटम की स्टडी की थी, एटम का स्ट्रक्चर देखा था, वो किसी हद तक उसने देखा था। किसी हद तक से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि उसको फुली मतलब स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया था, बल्कि उसको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था कि जैसे कोई डार्क सर्कल्स होते हैं या लाइट सर्कल्स होते हैं। तो उससे जो है ना वो उसने अंदाज़ा लगाया था कि एटम जो है वो किस किस्म का हो सकता है, या एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो सकता है। एज एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल्स, के एटम के बारे में मैंने पहले भी जना जिक्र किया था कि इसके जो ना तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और वो तीन पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स वो होता है विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है उसको जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट, वो ऑर्बिट कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड आल्सो शेल, कि उसको हम क्या कहते हैं? शेल भी कहते हैं या ऑर्बिट भी कहते हैं। ये दोनों जो है वो उस पाथ का नाम है कि जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई नेगेटिव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन्स जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो उसमें से प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और दूसरा अलोंग विथ न्यूट्रॉन्स, यानी दूसरे पार्टिकल्स जो उसके साथ मौजूद होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसमें से जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, कि ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन्स ना इनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही किसी किस्म का कोई नेगेटिव चार्ज होता है, मीन्स डेट हैविंग नो चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उनकी तादाद और जो प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इन दोनों की तादाद जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जो है ना प्रोटॉन जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो ये दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं अगर इन दोनों की तादाद बराबर हो। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर्स। एटम का जो एक एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। 10⁻⁻10 मीटर इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। ए रिप्रेजेंट्स कर रहा है एंगस्ट्रॉम को, और ये जो इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम बताई गई है वो एसआई यूनिट में बताई गई है। और 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? ये क्या होती है? ये यूनिट ऑफ लेंथ कहलाती है। एंगस्ट्रॉम को हम यूनिट ऑफ लेंथ कहते हैं, और एंगस्ट्रॉम जो होता है वो हमेशा 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल होता है।
size of nucleus is 10 raised to power minus 15 meters. It is also called 1 femtometer. 1 femtometers means that it is 10 raised टू पावर माइनस 15, क्योंकि फेमिटो का मतलब जो होता है वो 15 से लिया गया है। ये ग्रीक का वर्ड है और ग्रीक में जो ना वो फेमिटो 15 को कहते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है वो 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर्स इक्वल आएगा 1 फेमिटोमीटर के। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीन बाय स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये वो स्ट्रक्चर है जो जॉन डाल्टन ने जो है वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप में देखा था। किस तरह से देखा था कि दिस पिक्चर शो बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एटम, के इसमें हमें बेसिक करेक्टरिस्टिक नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है सेंटर में, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है न्यूक्लियस ऑफ एटम कहलाता है। फिर आपको यहाँ पर कुछ लाइटर सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ डार्कर सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो डार्कर सर्कल्स हैं और लाइटर सर्कल्स हैं, ये एटम के ऑर्बिटल्स को डार्कर सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, उसने ये रिप्रेजेंट किया था कि डार्कर एरिया रिप्रेजेंट्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर जो आपको ये डार्कर एरियाज नज़र आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये एरिया जो है वो आपको डेंस नज़र आ रहा है, ये एरिया आपको डार्कर नज़र आ रहा है। और टाइनी सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। टाइनी सेंटर, ये जो आपको बीच में एक सेंटर नज़र आ रहा है छोटा सा, ये सेंटर जो होता है ये न्यूक्लियस कहलाता है। फिर क्लाउडी एरिया वेयर द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट, यानी यहाँ पर जो आपको ये डार्कर सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पर पाई जाती है, इस क्लाउडी एरिया को ऑर्बिट कहते हैं, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और लाइटर एरिया रिप्रेजेंट द एम्प्टी स्पेसेस, यहाँ पर जो आपको ये लाइटर एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा जो है ये एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस का मतलब है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ऑर्बिटल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ऑर्बिटल द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, के जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी सबसे ज़्यादा होती है, इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल से। न्यूक्लियस को डिफाइन इस तरह से करेंगे कि द पॉजिटिव सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव सेंटर जो एटम का होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है। क्यों पॉजिटिव सेंटर कहा गया? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है अभी कि इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से इस सेंटर को हम पॉजिटिव सेंटर कहते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर था जो जॉन डाल्टन ने पेश किया था स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के ज़रिए, और अपनी स्टडी के ज़रिए जो है ना वो उसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। यहाँ पर जो है वो उसकी मुख्तसर जो है वो स्टडी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।